वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 के विज्ञान में फिर आगे बढ़ते हुए अध्याय 17 पौधों में जनन का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, मेरा थोड़ा सा प्रिंटिंग में किताब जो है इधर उधर हो गया है। ये हमने सीखा जो है यहाँ देखिए ऊपर लिख दिया है वर्ड मीनिंग में। और हमने सीखा, देखिए अभ्यास यहाँ पे लिखा है, यहाँ से प्रश्न चालू हो जाना चाहिए था। और देखिए हमने सीखा कर दिया है। प्रश्न हमारा चालू होता है यहाँ से। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो पहला प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग है। और पौधों में जनन अंग आपका फूल होता है। फूल पे सही लगेगा। इसके बाद पराग कण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, तो वह परागण होता है। इन सब का उत्तर हम दिखाएंगे, पहले लगा लेते हैं। ग कह रहा है कि परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है, तो वह बीज में बदल जाता है। अगला है नर एवं मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। यानी कि क का तीसरा, ख का दूसरा, ग का दूसरा, घ का दूसरा। अब चलते हैं हम लोग इसको खोजने के लिए। तो पहला है पौधों में जनन अंग। तो पहला प्रश्न था कि पौधे के जनन अंग हैं। तो इसमें फूल, आप लोग पिछली कक्षा 6 क्लास में भी आप लोग फूल के बारे में पढ़े थे कि फूल के द्वारा ही नए पौधे का विकास होता है, उसी से बीज वगैरह बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पौधों, पिछली कक्षा में देखिए फूल और उनके अंगों के बारे में आप जान चुके हैं। इन्हीं फूलों से फल और बीज प्राप्त होते हैं और इन बीजों से नए पौधे उगाए जाते हैं। तो फूल से ही फल और बीज मिलता है और उससे नया पौधा जन्म होता है, तो फूल हो जाएगा इसमें जनन अंग। अब आगे चल, दूसरा दिया है ये परागण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। ठीक, परागण लगाए हैं, इसको देखिए। ये हमने सीखा में भी ये दिया हुआ है कि परागणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। इसके बाद अगला है ग, परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बन जाता है। क्या बन जाता है? तो भ्रूण विकसित होकर आपका बीज बन जाता है, बताया है। देखिए, तो ये हो जाएगा कि निषेचन के फलस्वरूप युग्मन भ्रूण में विकसित होने लगते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं, तो यहाँ पे बीज हो गया। अगला है नर एवं मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हमने सीखा में ही दे दिया है, नर तथा मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दिया है पहला कि जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना खाली स्थान कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा कायिक प्रवर्धन, कि जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसको चलिए हम लोग देख भी लेते हैं। इसमें दिया है यहाँ पे कायिक भागों द्वारा जनन होने के कारण इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और वही यहाँ प्रश्न में भी कह रहा है कि कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना क्या कहलाता है। अगला है ख नंबर, कि जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं, वे केवल नर या केवल मादा जनन अंग होता है तो उसे, तो इसमें हो जाएगा एकलिंगी फूल, जिसमें केवल एक ही जनन अंग होता है जिन फूलों में, तो उसे एकलिंगी कहते हैं। यानी कि केवल स्त्रीकेसर या केवल पुंकेसर हो। ये आप लोग 6 क्लास में भी पढ़े हैं इस चीज़ को। आगे देखिए अगला, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया।
पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया, यही पराग कण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण तो क्या कहलाता है? परागण। तो इसमें हो जाएगा परागण, इसमें परागण हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला है घ नंबर। देखिए प्रिंटिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है, परियोजना कार्य बीच में लिख दिया, अभी प्रश्न बाकी ही है। घ नंबर प्रश्न कर रहा है, नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से खाली स्थान का निर्माण होता है। तो यहाँ पर युग्मनज बनते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है। इनके मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, नर युग्मक मादा युग्मक से बीजांड में मिलते हैं और इसके फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है वह युग्मनज कहलाता है। जिस चीज़ का निर्माण होता है तो युग्मनज भरना है, और यह क्रिया जो है यह निषेचन कहलाता है, यह क्रिया निषेचन कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये पूछ नहीं रहा है, किस चीज़ का निर्माण होता है, तो यहाँ पे युग्मनज हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न की ओर अब आगे बढ़ते हैं, लिखने वाला प्रश्न आ गया। पहला दिया है कि पौधों में लैंगिक जनन की विधियों की चर्चा करें। लैंगिक जनन, सॉरी अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की विधियों की चर्चा करना है। तो इसका उत्तर देखिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि उस अलैंगिक जनन की विधियां बहुत सारी हैं, आपके किताब में भी दिया हुआ है। अलैंगिक जनन, यहीं से पहला तो है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में जो फूलों का, कुछ फूल हैं, कुछ पौधे हैं जिनके कलम काटकर यानी कि उनके तना वगैरह काटकर लगा दिया जाता है तो नए पौधे निकल जाते हैं, जैसे गुलाब हैं। इसके बाद सहजन है, सहजन हो जाएगा, नींबू, अमरूद, ठीक, आलू हो जाएंगे। आलू को देखे होंगे आप खेत में रोपाई करते हुए। गन्ना को देखे होंगे, देखिए यहाँ पर गन्ना की रोपाई हो रही है। इसके बाद ब्रायोफाइलम एक पौधा है जिसकी पत्तियों पर ही उसमें देखिए नए पौधे निकल आते हैं। ये ब्रायोफाइलम है, इसके पत्तियों से नए पौधे निकल आते हैं। इसके बाद लेयरिंग विधि है, इसको लिखना पड़ेगा। मुकुलन है जो कि ईस्ट या कवक में होता है, ईस्ट में होता है। ये बेकरी उद्योग में जो काम में आते हैं, पावरोटी वगैरह, बिस्किट वगैरह बनाने के लिए, ये भी आपका अलैंगिक जनन है। इसके बाद ये खंडन शैवाल में जो होता है, और बीजाणु निर्माण, इतना है, सबका लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, चर्चा करना है सभी विधियों का उनका। तो इसको लिखना शुरू करेंगे। पहला, अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित हैं। यहाँ उत्पन्न करते हैं, अब विधि लिखना है, निम्नलिखित हैं। तो पहला है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो इसमें पौधों के जड़, तना, पत्तियां जैसे कायिक भागों से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। उदाहरण दे देना है, जैसे गुलाब, सहजन, नींबू, अमरूद, गन्ना, आलू इत्यादि। यहाँ पर देखिए, इसमें पौधे की जड़, तना, पत्तियां, कली इत्यादि कायिक भागों से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। ठीक, इसके बाद उदाहरण दे देना है। अगला विधि है आपका लेयरिंग विधि। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें पौधे के किसी शाखा को मिट्टी में दबा दिया जाता है और वहाँ की मिट्टी को नम रखा जाता है। कुछ दिनों में दबे भाग पर जड़ निकलने पर उसे मुख्य तने से काटकर अलग कर दिया जाता है। इससे नया पौधा बन जाता है, जैसे बेली, चमेली, गेंदा आदि। देखिए यहाँ पे लेयरिंग विधि दिया हुआ है, इसको लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, पौधे किसी शाखा को मिट्टी में यहाँ से लेकर यहाँ तक मुख्य तने की ओर से इसको काट दिया जाता है, यहाँ तक इसको लिखेंगे। इसी में से कुछ थोड़ा बहुत कम करके इसको लिखा गया है। अगला दिया है मुकुलन। मुकुलन लिखना है, तो देखिए इसमें लिखेंगे, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में बिस्किट, केक, डबल रोटी के उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट कोशिकाओं में बल्ब जैसी
छोटी संरचनाएं दिखाई देती है जो मुकुल कहलाता है। मुकुल धीरे धीरे विकसित होकर जनक कोशिका से अलग होकर नई ईस्ट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर मुकुलन, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ये बल्ब जैसी संरचना यहाँ से चालू करके और यहाँ पे कोशिका से अलग होकर नई ईस्ट कोशिका में बदल जाता है, यहाँ तक इसको लिखना पड़ेगा। इसके बाद है खंडन। तो खंडन में लिखेंगे हम लोग कि यह शैवाल में होता है। जब इन्हें जल तथा अन्य पोषक तत्व मिलते हैं तो खंडन द्वारा तेजी से वृद्धि करते। तो यहाँ पे देखिए ये हरे रंग की संरचना शैवाल है। देखिए जब इन्हें जल तथा अन्य पोषक तत्व मिलते हैं तो खंडन द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। ये हो गया अलैंगिक जनन। इसके बाद है बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु निर्माण में देखिए बीजाणुओं से अलग अलग कवक उगते हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु अंकुरित होने लगते हैं और नए जीव में विकसित होने लगते हैं। मांस तथा फर्न जैसे पौधों में भी जनन बीजाणुओं द्वारा ही होता है। यहाँ तक हो जाएगा आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। देखिए आपके किताब में बीजाणु निर्माण यहाँ पे दिया है। ये अनुकूल परिस्थिति मिलते ही बीजाणु अंकुरित होने लगते हैं। बीजाणुओं से अलग अलग कवक उगते हैं। ठीक, देखिए इनमें अलैंगिक जनन होता है, इनमें भी इसी को लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये और ये बीजाणु निर्माण में लिखा जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है क्यों? तो इसका उत्तर है लैंगिक जनन में नर युग्मक मादा युग्मक से बीजांड में मिलते हैं जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज भ्रूण में विकसित होने लगता है और भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं। इसीलिए बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। देखिए इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे। नर युग्मक मादा युग्मक से बीजांड में मिलता है। मिलन की इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। इसको फ्रेश यहाँ भी दिया हुआ है। ये नर युग्मक मादा युग्मक से बीजांड में मिलता है जिसके फलस्वरूप जो है युग्मनज का निर्माण होता है। वही चीज़ यहाँ भी फिर से दिया हुआ है। और इसके आगे फिर यहाँ पे देखिए निषेचन के फलस्वरूप यहाँ से लेकर युग्मन भ्रूण में विकसित होने लगता है और भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं। भ्रूण जो है वही विकसित होकर बीज बनता है। तो इसके लिए लैंगिक जनन आवश्यक है क्योंकि लैंगिक जनन के द्वारा ही ये जितना भी है युग्मनज बनता है। निषेचन उस क्रिया को कहते हैं और बीज बनता है। तो उसका उत्तर ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न दिया है, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर बताइए। स्व मतलब कि खुद से ही परागण मतलब अपना परागण, और पर परागण मतलब दूसरे का परागण। इसमें अंतर बताना है। तो जब पराग कण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम से पहुंच जाता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यदि परागण अपने ही पौधों में दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक या अपनी ही जाति के दूसरे पौधों में फूलों के वर्तिकाग्र तक किसी माध्यम से पहुंच जाते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। इसका उत्तर यहाँ तक हो जाएगा। देखिए आपके किताब में कहाँ से लिया गया है। देखिए जब पराग कण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक सफ़र करता है तो स्वयं परागण कहते हैं। और पर परागण का देखिए यहाँ तक दिया हुआ है, पर परागण कहते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इस बात को समझिएगा, स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है। स्वपरागण होता है जैसे कि एक पौधा है उसमें बहुत सारे फूल हैं, ठीक,
फूल निकलता है, तो किसी एक फूल में उसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों दिया रहता है। तो पुंकेसर से जो भी पराग कण है वह स्त्रीकेसर से जाकर मिल जाता है उसी फूल में अपने आप, किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से, कोई कीड़ा मकोड़ा उस पर बैठा तो इसके माध्यम से, जल के माध्यम से, तो वह स्वपरागण हो जाएगा। अब पर परागण है, कह रहा है कि पौधों में दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक, अपने ही पौधों में मतलब एक ही पौधा है लेकिन एक फूल से परागकण किसी माध्यम से निकल कर उसी पौधा के दूसरे फूल में चला गया, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक। हो सकता है कि कोई भौरा, तितली वगैरह फूल पे रस चूसने के लिए बैठी एक फूल पर और फिर उड़कर उसी पौधा के दूसरे फूल पर बैठ गई, तो ये पर परागण हो गया। या अपने ही जाति के दूसरे पौधों में, अपनी ही जाति के मतलब एक ही जाति के, जैसे कि गेंदा का फूल है तो उस पे से कोई कीड़े मकोड़े बैठे, तितलियां वगैरह बैठी और फिर दूसरे गेंदे के पौधा पे जाकर बैठ गई उड़ के, अपनी ही जाति की, एक ही जाति का। ऐसा नहीं कि जाति चेंज हो जाएगा, गुलाब का परागकण जो है जाकर आपका चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है कि किसी दूसरे जाति के फूल से परागकण निकल के दूसरे जाति के फूल पर बैठ गया तो उसमें आपका निषेचन कभी नहीं होता है, परागण कभी नहीं होता है। जब भी ये पर परागण होगा तो अपनी ही जाति के फूल पर, भले एक पौधा से निकल कर दूसरे पौधे के फूल तक पहुंच जाए लेकिन वह एक ही पौधा होना चाहिए, एक ही प्रकार का। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न में दिया है कि बीजों के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, ये किस प्रकार होते हैं, चर्चा करें। बीजों का प्रकीर्णन, जैसे परागण है उसी तरह प्रकीर्णन होता है। इसमें परागण में परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और इसमें होता है कि बीज एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। देखिए, बीजों का किसी माध्यम से दूर दूर स्थानों तक पहुंचना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों के आकार एवं संरचना के अनुसार प्रकीर्णन होता है। जैसे पहला है पंख युक्त, हल्के एवं रोम युक्त बीज हवा के द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, जैसे मदार एवं सूरजमुखी तथा घास के बीज। जिस बीज में पंख लगे रहते हैं, हल्का होता है, जिसमें रोम होते हैं बीज में, वह हवा के माध्यम से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। ये उदाहरण हो गया। आगे दूसरा है, नारियल का आवरण स्पंजी होता है। नारियल देखे हैं आप लोग, तो नारियल का जो बाहरी भाग होता है उसका आवरण, कवच, वह स्पंजी होता है। स्पंजी होने के कारण जल की धारा के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाकर उगते हैं। जल के धारा के साथ बह जाता है। नारियल को पानी में डालिएगा तो कभी डूबेगा नहीं, वो पानी के साथ बह जाता है। तो जब उस पर आवरण लगा रहता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके उगते हैं। तीसरा है, कांटेदार एवं हुक जैसी आकृति वाले बीज जंतुओं के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचते हैं। जंतु के माध्यम से जो कांटेदार बीज होते हैं, हुक वाले पौधों के जो बीज होते हैं, वो जंतु के माध्यम से पहुंचते हैं। जंतु उसको खाने के लिए आते हैं तो वह जो है दूसरे स्थान पर फिर जाकर गिर जाता है। चौथा है, पीपल, बरगद जैसे वृक्षों का बीज चिड़ियों के द्वारा दूर दूर पहुंचते हैं। पीपल, बरगद पे जो फल निकलता है उसके अंदर बीज रहता है, पक्षी उसको खाने के लिए बैठते हैं और खाने के साथ क्या होता है, वो बीज को भी खा लेते हैं और फिर मल द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे बीज निकल जाता है और बीज जो है एक पौधा बन जाता है। देखिए इसको कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे किताब में, तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे कि बीजों का दूर दूर तक पहुँचना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से बीजों के आकार संरचना के अनुसार परिकीर्णन होता है, क्योंकि चर्चा करना है कैसे। तो पंख युक्त, हल्के, रोम, ये टोटल लिखते हुए, इसके बाद नारियल का आवरण स्पंजी होने के कारण कांटेदार एवं हुक यहाँ तक हो जाएगा। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों का बीज यहाँ तक लिख देना है, यहाँ तक लिख देना है इसे। इसके आगे देखिए
जो हम बता रहे थे, ये पीपल और बरगद का, इनके फलों को ये खाते हैं, बीज पच नहीं पाते तो मल के साथ बाहर आ जाते हैं और यह बीज उगकर नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। तो ये नहीं लिखना है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जितना छोटा से छोटा समझने का प्रयास करें और उत्तर सटीक होना चाहिए, भले ही छोटा हो। बहुत ज़्यादा लंबा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है, वो और याद करने में भी, समझने में भी परेशानी होगा। तो इसको बस शॉर्ट करके लिखिए, जो ही 2-4 लाइन ये जो बचेगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। दिया है 7वां प्रश्न कि फूल का चित्र बनाकर उनके प्रमुख अंगों को नामांकित करें। फूल का चित्र बनाना है और उसके जो अंग हैं उसको नामांकित करना है। तो फूल का चित्र आप लोग 6ठा क्लास में ही बनाए हैं, इसमें भी फूल का चित्र बना देना है और उसका अंगों का नाम लिख देना है। तो देखिए यहाँ भी फूल का चित्र बनाया हुआ है, इस पाठ में आपका दिया हुआ है फूल का चित्र। ये स्त्रीकेसर हो गया, ये पुंकेसर हो गया, और ये पुष्पासन हो गया, ये पंखुड़ी हो गया, ये अंकुड़ी हो गया, ये बाह्य दल जो कहलाता है। तो बहुत ज़्यादा तो इसमें नाम नहीं लिखा है, सिर्फ पुंकेसर और स्त्रीकेसर ही लिख कर छोड़ दिया है। तो चलिए इसे हम बनाए हैं उसको दिखाते हैं और उसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। देखिए ये बीच वाला जो भाग है यही स्त्रीकेसर होता है, वर्तिकाग्र। देखिए सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, ये बीच की डंटी जो है वह वर्तिका कहलाती है, और इसी वर्तिकाग्र में नीचे जो होता है वह अंडाशय होता है, बीजांड होता है। ये 3 ठो स्त्रीकेसर के भाग हैं। और इसके बाद यह देखिए इसके अगल बगल ये जो है यह पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर के भाग सबसे ऊपर जो गोल गोल बल्ब जैसी संरचना दिख रही है पराग कोश, जिसको पराग कण कहते हैं। और ये जो डंटी है यह पुतंतु कहलाता है, तंतु कहिए या पुतंतु कहिए, ये दोनों पुंकेसर हो गए। यह जो है पंखुड़ी, जिसको दल भी कहा जाता है, और ये अंकुड़ी, जिसको बाह्य दल कहते हैं। और ये हो गया आपका पुष्पासन, यह पुष्पासन है यहाँ पे। बस इतना काफ़ी हो जाएगा नाम। उसमें थोड़ा शॉर्ट नाम दिया था, ज़्यादा नहीं दिया था। और यही प्रश्न नंबर 7 में इसको बना लेना है। अब चलिए आगे, अगला प्रश्न है, इस चित्र को देख लीजिए बढ़िया से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसको क्या कीजिएगा कि बना लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8वां। दिया है जिन पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है उनकी एक सूची बनाएं। कायिक प्रवर्धन वाले पौधों का केवल सूची बनाना है। तो देखिए गुलाब, सहजन, नींबू, अमरूद, मनी प्लांट, आलू, गन्ना, हल्दी, अदरक, ब्रायोफाइलम, बेली, चमेली, गेंदा, ईस्ट, शैवाल, कवक इत्यादि। इन सब में कायिक प्रवर्धन होता है। हम लोग इधर देखे भी हैं। देखिए कायिक प्रवर्धन जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पर गुलाब का चर्चा किया था, इसके बाद यहाँ पे सहजन, मुनगा, नींबू, अमरूद, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ क्रियाकलाप में दिया है मनी प्लांट। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है आलू, आलू में भी होता है। इसके बाद देखिए गन्ने का पौधा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हल्दी, अदरक, गन्ना, ये सब उगाए जाते हैं। ब्रायोफाइलम दिया हुआ है। इसमें देखिए लेयरिंग विधि में बेली, चमेली, गेंदा लेयरिंग में दिया हुआ है। इसके बाद मुकुलन में देखिए ईस्ट दिया हुआ है। इसके आगे देखिए शैवाल दिया हुआ है, खंडन में शैवाल। और आगे जो है कवक, कवक में आपका बीजाणु निर्माण। तो ये सारे जितने भी हैं आपके कायिक प्रवर्धन वाले पौधे हो गए। अगला प्रश्न है इस पाठ का अंतिम प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि पौधों में बीजों का निर्माण न हो तो क्या होगा। ठीक, तो यदि पौधों में बीजों का, आप सोच सकते हैं इसका उत्तर आप किताब में जब किताब पढ़िएगा टोटल पूरा तो आप निष्कर्ष निकालेंगे उससे कि बीज से ही नए पौधे जो हैं विकसित होते हैं। ज़्यादातर पौधे बीज से होते हैं, ऐसे तो उनके कायिक भागों से ही जन्म लेते हैं, लेकिन नया पौधा हमको उगाना है तो उसके लिए तो बीज चाहिए। पहले से अगर पौधा लगा है तो उसका हम अगर उससे कायिक प्रवर्धन होगा,
अलैंगिक जनन होगा तो उसके भाग को काट कर लगाएंगे तो हमारा नया पौधा निकल जाएगा। लेकिन नया पौधा हमको विकसित करना है तो उसके लिए तो हमें बीज चाहिए उसका। तो यदि पौधों में बीजों का निर्माण नहीं होगा तो नए पौधों का विकास नहीं हो पाएगा। बीजों से ही नए पौधे उगते हैं। बिना बीज के नस्लें विलुप्त हो जाएगी। अनाज, फल, सब्जियां आदि खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होंगे। यानी कि बीज, जब पौधों में बीजों का निर्माण नहीं होगा तो नए पौधे का जनन नहीं होगा और नए पौधे उगेंगे नहीं। और जब नया पौधा नहीं उगेगा तो इससे धीरे धीरे करके जो पौधों का नस्ल है, जो उनकी प्रकृति जो है ख़त्म हो जाएगी और हमें ये जो अनाज है, जो भी अनाज खाते हैं, फल, सब्जियां, ये सब जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे और उपलब्ध नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सब लोग पढ़िए और आगे बढ़िए। हमारा कॉन्सेप्ट थ्योरी बस यही रहता है कि इसको रटिए नहीं बल्कि समझिए। समझ कर पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। सबको बेस्ट ऑफ लक। आप लोग पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए इसी तरह से। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। थैंक यू।